चलो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। मिस्टी दरवाजा बंद कर लो बेटे, जरा उधर से आवाज आएगी ना। तो देखो ज्वाइंट वेंचर क्या है। ज्वाइंट वेंचर कुछ नहीं, एक शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। ठीक है, ये पता लगा दो लोगों ने मिल के पटाखे की दुकान लगा ली, दीपावली आ रही, पटाखे की दुकान लगा ली दो तीन लोगों ने मिल के। और इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी कैपिटल सब लोग लगा देते हैं, और रिस्क फैक्टर भी, अगर मान लो नुकसान नुकसान हो जाए, पटाखे नहीं बिके तो नुकसान भी हो सकता है, सारे पटाखे बिक गए तो फायदा भी हो सकता है। तो जो रिस्क रहता है कि भाई नुकसान होगा या फायदा होगा, वो भी क्या हो जाता है, सब में बंटवारा हो जाता है ना। तो थोड़ा सा नुकसान होने का डर भी सब में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये जॉइंट वेंचर कुछ नहीं होता, एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होती है। इसको सिंपल भाषा में कहें तो क्या होती है, शॉर्ट टर्म यानी टेम्परेरी पार्टनरशिप। देखो लिखा भी है किताब में कि ज्वाइंट वेंचर कुछ नहीं होता, क्या होता है, टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। ठीक है। अब जैसे ज्वाइंट वेंचर के पार्टनरशिप के अंदर आपको याद होगा कि हम लोग पार्टनरशिप डीड बनवाते थे। ठीक है, वैसे ज्वाइंट वेंचर में जब 7 लोग आते हैं तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी पार्टी रहती हैं उनके अंदर एक एमओयू साइन होता है, शॉर्टकट में एमओयू बोल देते हैं, तो इसमें साइन होता है। तो ज्वाइंट वेंचर में एक टेम्परेरी बिजनेस होता है, इसमें दो या दो से अधिक पार्टी होती हैं, है ना। वो अपना एक क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का एक पूल बनाती है। पूल का मतलब इकट्ठा करते हैं, तो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, सामग्री होती हैं या फिर पैसा कौड़ी होता है, वो इकट्ठा करती हैं और उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस होता है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक हम टास्क कर रहे होंगे, कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, कि ज्वाइंट वेंचर इन के लिए नेचुरली फॉर्म होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, ब्रिज है, रोड है, ये बनाना है और एक कंपनी नहीं बना पा रही। अब गवर्नमेंट ने कह दिया आपको लखनऊ से लेके दिल्ली तक का एक हाईवे तैयार करना है, एक नया वाला। मान लो एक नया हाईवे बनाना चाहते हैं लखनऊ से दिल्ली, और कह रहे हैं 2 महीने में बना के दिखा देना है, तो अब एक कंपनी तो बना नहीं पाएगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। तो ऐसे में क्या होती हैं, दो तीन चार बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं वो साथ में आती हैं, म्यूचुअल साथ में आती हैं और फिर उस प्रोजेक्ट को काम में लेती हैं। तो जब उस प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी साथ में, बाकी कंपनियां उनकी अलग अलग चलती रहेंगी, इस प्रोजेक्ट के लिए साथ में आ गए हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, आजकल मूवी वगैरह भी ज्वाइंट वेंचर में बनती हैं कि दो प्रोड्यूसर आ गए हैं, अब पता का 500 करोड़ रुपए की मूवी बन रही, एक आदमी के पास 500 करोड़ है नहीं, तो एक ने 250 लगा दिए, एक ने 250 लगा दिए, या ऐसा भी हो सकता है एक ने 300 लगाए, एक ने 200 लगाए, तो उसी प्रपोर्शन में उनका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा जिस प्रपोर्शन में ग्रीड होंगे। जमीन जायदाद में रियल एस्टेट वाले में बहुत चलता है कि दो तीन लोग मिल गए, एक प्लॉट खरीद लिया अपना आराम से, या छोटा सा प्लॉट खरीद लिया बड़ा सा, उसमें दो तीन रो हाउस बना लिए। दो तीन चार लोग मिल गए, कहीं प्लॉट खरीद लेते हैं कंबाइंड, मान लो 20 लाख का प्लॉट खरीदा, चार लोग हैं, 5-5 लाख रुपए लगा दिया। अब उस पर छोटे छोटे मकान बना दिए, 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट के। अब मान लो उसमें चार मकानों में सपोज कर लो लेट से बनवाने की कॉस्ट 25 लाख रुपए आई या 24 लाख रुपए आई, तो सबने 6-6 लाख रुपए लगा दिए। अब एक एक आदमी का 11-11 लाख रुपए लग गया है, 5 लाख रुपए जमीन में और 6 लाख रुपए बनवाने में। अब चारों मकान को धीमे धीमे बेचा जाएगा, कोई हो सकता है 20 लाख में बिके, कोई हो सकता है 18 लाख में बिके, कोई हो सकता है 24 लाख में बिके, ऐसा हो सकता है। चारों मकान में प्रॉफिट निकाला जाएगा, सब लोग बांट लेंगे, तो ये भी होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन में गुड्स बेचना खरीदना। ठीक है, जैसे फलों में होता है, सीजन आता है, कभी संतरे का सीजन आ रहा है, कभी आम का सीजन आ रहा है, तो जो होलसेलर रहते हैं दो दो तीन तीन लोग मिलके खरीद लाते हैं, पूरा ट्रक का ट्रक पूरा बेच डालते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है बंटवारा कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब ज्वाइंट वेंचर में क्या फीचर्स होते हैं, पहली बात है ज्वाइंट वेंचर हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, और इसकी एक हमेशा क्या होती है, लिमिटेड ड्यूरेशन, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, या फिर समय नहीं लिखा जाता, जैसे कहा जाता है कि काम के लिए हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो जैसे काम एंड ज्वाइंट वेंचर अपने आप खत्म। पुल बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर किया, जैसे पुल बन जाएगा काम खत्म हो गया दोनों पार्टीज का। अब पार्टनरशिप में जो लोग होते थे उनको हम लोग पार्टनर्स कहते थे, वैसे ज्वाइंट वेंचर में जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, को वेंचर्स कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वेंचर के अंदर उसको
सारे को वेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने अपने रेशियो में। सवाल में अगर अपना रेशियो नहीं दे रखा है तो फिर इक्वल हो जाएगा, जैसे पार्टनरशिप में होता था। ठीक है, को वेंचर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। जरूरी नहीं कि हर को वेंचर कैपिटल लगाएगा ही लगाएगा। आजकल जॉइंट वेंचर ऐसे भी होते हैं कि एक आदमी ने पैसा लगा दिया और एक आदमी खुद लग रहा है, मेहनत कर रहा है। जैसे किसानों में होता है, जमीन एक आदमी की है और मजदूरी दूसरा आदमी कर रहा है। गांव देहात में बोला जाता है कि अधिया पे दे रखा है खेत। अधिया का मतलब है कि जमीन हमारी, ठीक है, काम तुम करोगे और जो सामान लगेगा, खाद लगानी है, बीज लगानी है, दोनों लोग आधा आधा पैसा लगाएंगे और जब फसल बिकेगी तो आधा आधा पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो हम मेहनत नहीं करेंगे, लेबर वाला काम दूसरा बंदा कर रहा है और उसके पास जमीन नहीं, तो जमीन हमारी हो गई, लेबर उसका हो गया, बाकी सब 50-50 हो गया। हाँ, ये भी चलता है। तो जरूरी नहीं कि हर बंदा उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट ही करे। हो सकता है ऐसा भी हो कि 4 लोग हैं, 3 लोग के पास समय नहीं, पैसा है, और एक आदमी के पास समय समय है लेकिन पैसा नहीं। तो 3 लोगों ने पैसा लगा दिया और एक आदमी जिसके पास समय था उसको दुकान में बैठा दिया कि तुम दुकानदारी करना दिन भर बैठा बैठ के, हम लोग के पास दूसरे काम भी होते हैं वो करेंगे। 4 लोग में पार्टनरशिप हो गई। तो कोई मेहनत करेगा, कोई पैसा लगाएगा। हो सकता है चारों पैसा लगा रहे हो, चारों मेहनत कर रहे हो सकता है 3 पैसा लगा रहे हो, एक आदमी मेहनत कर रहा हो। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी इसमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहा हो, इसलिए क्या लिखा है, मे और मे नॉट। ठीक है, इसके बाद ज्वाइंट वेंचर, जैसे अगर आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए ज्वाइंट वेंचर किया है तो जैसे वो बिजनेस ओवर हो जाएगा, जैसे वो स्पेसिफिक वाला काम पूरा हो जाएगा, वैसे ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप में अगर आपको याद हो तो जब पार्टनरशिप एंड होती थी, कभी किसी का रिटायरमेंट होता था या डिसोल्यूशन होता था या डेथ होती थी, तो जरूरी नहीं कि हम रिटायरिंग पार्टनर का इमीडिएटली उसका अकाउंट सेटल कर दें। अगर आप लोग को याद हो पार्टनरशिप में तो कभी कभी आता था कि जो पार्टनरशिप का बैलेंस होता है, मतलब पार्टनर्स का जो ऑनगोइंग पार्टनर है उसका हम लोग पेमेंट लोन के माध्यम से करते थे, इंस्टॉलमेंट बना के देते थे 2 3 4 साल तक, है ना। तो उसमें पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स कोई जा रहा है, रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है और हम उसके घर वालों को इमीडिएटली पैसा नहीं दे रहे हैं, महीने 2 महीने 4 महीने बाद जैसे पैसा आएगा व्यापार में वैसे दे दिया जाएगा। लेकिन कोवेंचर में ऐसा नहीं होता है। कोवेंचर में अगर कोवेंचर खत्म हुआ, जॉइंट वेंचर खत्म हुआ, तो उसका सेटलमेंट क्या होता है, इमीडिएटली होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पार्टनरशिप में फर्म का एक व्यापार का भी एक ना एक नाम होता था, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में फर्म का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, और भी आपने पिछला चैप्टर कंसाइनमेंट पढ़ा है, तो कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर के बीच में डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हो। चलो एक बार ये डिफरेंसेस पढ़ो, 2 मिनट का समय देते हैं और फिर जो नहीं समझ में आएंगे उनको एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार खुद से पढ़ो, एक आइडिया लगेगा आपको। समझिए, पहली बात, रिलेशनशिप ज्वाइंट वेंचर में जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ओनर होते हैं। कंसाइनमेंट में एक आदमी प्रिंसिपल होता था और एक आदमी उसका क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटर। कंसाइनमेंट में कोई मेथड नहीं था, केवल एक ही मेथड से अकाउंट बनाते थे। जबकि जॉइंट वेंचर में भी आप पढ़ोगे इसके अंदर मल्टीपल मेथड है, 3 मेथड है अकाउंटिंग करने के। ठीक है, लेकिन मेथड का मेन खेल आता है इंटरमीडिएट में। अभी के जो सवाल रहते हैं एमसीक्यू वाले, उसमें अगर मेथड के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तब भी सवाल लगा ले जाओगे, बाकी मेथड पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात। जो गुड्स का ओनर कौन होता है, सारे को वेंचर गुड्स के ओनर होते हैं। जबकि इसमें ओनरशिप किसके पास रहती है, सिर्फ
कंसाइनी के पास कोई ओनरशिप नहीं होती थी। इसमें प्रॉफिट जो होता है वो सारे कोवेंचर बांटते हैं, जबकि इसमें प्रॉफिट कंसाइनर का होता था, कंसाइनी को कोई प्रॉफिट। इसमें सारे कोवेंचर एंजॉय करते हैं फुल पावर टू मैनेज द बिजनेस। ठीक है, सारे कोवेंचर क्या है, समझ लो सारे कोवेंचर मालिक हैं एक तरीके से व्यापार के। जबकि इसमें कंसाइनी के पास कोई बिजनेस चलाने की पावर नहीं होती थी, उसको पालन करना पड़ता था, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कौन, उसका प्रिंसिपल। ठीक है, फाइनेंस यानी पैसा कौन लगाए, कैपिटल कौन लगाएगा, इसमें ज्यादातर होता है कि ज्यादातर सब लोग मिल के पैसा लगाते हैं, जबकि इसमें व्यापार में सारा पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, कंसाइनर। रिस्क, इसमें सारे को वेंचर का रिस्क होता है, जबकि इसमें रिस्क किसके पास रहता है, केवल कंसाइनी के पास रहता है। इसके बाद पार्टनरशिप आपने 11th-12 में पढ़ी है, जॉइंट वेंचर अभी आपको बताया गया है। एक बार ये भी डिफरेंस आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिया बेटा। तो देखो इसमें क्या है, जैसे अभी बताया था आपको कि पार्टनरशिप में फर्म का एक नाम होता है और उसी फर्म के नाम से व्यापार चलता है सारा, जबकि ज्वाइंट वेंचर में फर्म का कोई नाम नहीं रहता है, विदाउट एनी फर्म नेम बिजनेस चला जाता है। ज्वाइंट वेंचर में जो पार्टीज रहते हैं उनको को वेंचर कहते हैं, जबकि पार्टनरशिप में जो पार्टनर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर बोलते हैं। पार्टनरशिप चलती रहती है, ठीक है, जबकि जॉइंट वेंचर जैसे ही काम पूरा हो जाता है वैसे ही क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप पे लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है, जबकि जॉइंट वेंचर में लाइबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में भी हो सकता है, मतलब ये लोकल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी कर सकते हैं पार्टनरशिप की। कोई हमारा हमारा किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, व्यापार में पार्टनर्स बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली के जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जो बिजनेस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, लोकली रहता है। पार्टनरशिप में माइनर को हम लोग एडमिट कर सकते थे एज अ पार्टनर, लेकिन केवल ओनली फॉर बेनिफिट, जबकि जॉइंट वेंचर में जनरली माइनर को पार्टनर बनाया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि जॉइंट वेंचर को गवर्न करने के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स की एक लिमिट होती थी, जबकि जॉइंट वेंचर में ऐसी कोई लिमिट पार्टनर्स को लेकर नहीं बनाई गई है, या मेंबर को लेकर कोई लिमिट नहीं बनाई गई। ये डिफरेंसेस होते हैं, इनसे भी सवाल बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉइंट वेंचर के मेथड्स की। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में वैसे बेसिकली 3 मेथड होते हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज 2 कैटेगरी में किया गया है। पहली कैटेगरी है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ मेंटेन, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक आर नॉट मेंटेन। तो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन होती हैं तो इसी मेथड को हम लोग ज्वाइंट बैंकिंग मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। और इस मेथड के अंदर 3 अकाउंट बनते हैं, एक होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक होता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और तीसरा क्या होता है, को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है, जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है वो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, मतलब सारे खर्चे वर्चे डेबिट साइड लिख दो और जो इनकम की पार्ट हो क्या कर दो, क्रेडिट साइड लिख दो, जो भी डिफरेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस के। डेबिट साइड लिखते हैं सारे खर्चे, चाहे वो खर्चे पे करें पर्सनली कोई को वेंचर,
या फिर उसको हम लोग आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक करें। इस मेथड में होता क्या है कि जितने भी पार्टनर्स रहते हैं, जितने भी कोवेंचर रहते हैं, वो एक कंबाइंड यानी कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। ज्यादातर ट्रांजैक्शन बिजनेस के उस अकाउंट के थ्रू रूट कराए जाते हैं। व्यापार का पैसा देना है, किसी को परचेज किया वहीं से पेमेंट जाएगी, किसी को खर्चे का पेमेंट करना वहीं से जाएगी, सेल होगी उसी अकाउंट में क्यूआर लगाओ उसी में पैसा गिरे। आप समझ रहे हो? तो एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। ज्यादातर ट्रांजैक्शन उस ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू रूट कराते हैं। फिर भी इस अकाउंट के अंदर चाहे आपने पेमेंट पर्सनली करी हो, मतलब कोई कोवेंचर अपने पास से पैसा दे दे, और चाहे उस ज्वाइंट वाले बैंक अकाउंट से पैसा लगाए, आएगा तो है ही। इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, चाहे वो खर्चा कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, सारा रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट साइड में सारी सेल आती है। सेल दो तरीके की है, जो आप बाहर कस्टमर को माल बेचते हो वो भी आएगा, प्लस अगर कोई को वेंचर कोई सामान ले जाता है जिसको हम लोग टेकन ओवर बोलते हैं, वो भी आएगा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड आएंगे सारे परचेजेस, सारे खर्चे। क्रेडिट साइड क्या आएगा? ऑल सेल। ऑल सेल का मतलब चाहे वो कोई कोवेंचर सामान ले रहा हो और चाहे बाहरी आदमी खरीद रहा हो, ये साइड आएगी। और जो भी इसका रिजल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? डेबिट साइड बचे तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बचे तो, ठीक है। और इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? एक नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जिससे भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो इसका नेचर भी सवाल पूछ सकता है, नेचर क्या हो जाएगा इसका? नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं जिसमें कैश और बैंक के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। एक कंबाइंड बनती है, चाहे कैश में पेमेंट हो चाहे बैंक में पेमेंट हो, सब यहीं पे आएगा। तो सारे कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनता है। कोवेंचर अकाउंट, कोवेंचर का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसमें हम लोग कोवेंचर का देखते हैं किसका पैसा बचा हुआ है या किसका पैसा हमने ज्यादा दे दिया है। तो कोई कोवेंचर आखिरी में पेमेंट करेगा बाकी सारे कोवेंचर को। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन इन अकाउंटों के अंदर आती है। अभी एक सवाल में ये सब बना के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। फिर जनरल एंट्री हल्की फुल्की लिखी हुई है, वो आप अकाउंट से ही सीधा समझ पाओगे, ठीक है। तो आओ और क्लैरिटी के लिए एक सवाल करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे कैसे हम लोग चीजें लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। आइडल मतलब मूर्ति। ठीक है। तो देखो बेटा कैसे चीजें इसके अंदर चलती हैं। तो आप फॉर्मेट अगर बनाना चाहो तो एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो पहले कॉपी में। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखते हैं और कैसे कैसे लिखते हैं। सवाल तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। देखो डेबिट साइड तीन चीजें आती हैं। एक आएंगी आपकी परचेजेस, ठीक है। एक आ जाएंगी आपकी गुड्स सप्लाइड, और एक आ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस। जो करेगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लो दो को वेंचर है एक्स वाई, परचेज एक्स ने करी तो 2x करके लिखेंगे ब्रैकेट में परचेज, ठीक है। अच्छा गुड्स सप्लाइड और परचेज में डिफरेंस समझते हो तुम लोग?
गुड सप्लाइड का मतलब होता है कि हमारे घर में सामान रखा हुआ है, वहां से सामान ला के दे रहे हैं। और परचेज का मतलब होता है कि घर पे कुछ नहीं रखा हुआ है, हम बाहर से मार्केट से परचेज करके ला के दे रहे हैं। और इस साइड आता है आपका सेल, और इधर आता है एक चीज और, टेकन ओवर। टेकन ओवर का मतलब जो कोवेंचर लेके जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेकन ओवर। इतनी चीजें के अलावा जो बचेगा, अगर इधर डिफरेंस बच गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इधर डिफरेंस हो गया तो बच जाएगा लॉस। तो ये एक सिंपल सा जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट है। और एक बनता है कोवेंचर अकाउंट। जितने कोवेंचर रहेंगे उतने कॉलम, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता था, कुछ उस तरीके का होता है। जितने कोवेंचर रहेंगे उतने कॉलम रहेंगे अमाउंट में। इसमें सबसे पहले यहां आता है बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और इसमें हम लोग लिखते हैं इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल मतलब व्यापार शुरू करने के लिए जो कैपिटल इन लोगों ने लगाई हो, दैट इज कॉल्ड क्या है, इनिशियल कैपिटल। इसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और इसमें आ जाती है क्रॉस पोस्टिंग। जो भी यहाँ कोवेंचर्स के नाम से लिखा जाएगा उसकी क्रॉस पोस्टिंग करके यहाँ आ जाएगी। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर जो हुआ था, यही होता है प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, वो भी आ जाएगा बंटवारा करके। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर पेमेंट कर देंगे। ये हो जाता है फाइनल सेटलमेंट। तो इस तरीके से बन जाता है कोवेंचर अकाउंट। और तीसरा बन जाता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट में कुछ भी नया नहीं लिखते हैं, ऊपर से नीचे नीचे तक जहां जहां भी ज्वाइंट बैंक आता है उसकी क्रॉस पोस्टिंग लिखते हैं, ओनली क्रॉस पोस्टिंग। ठीक है, तो जहां जहां ऊपर से लेके दो अकाउंटों में ज्वाइंट बैंक आया होगा उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे और अपने ही अकाउंट टैली हो जाएगा। ओनली क्रॉस पोस्टिंग। हाँ बेटा, आई थिंक लिख लिया होगा। चलिए एक सवाल करते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। बुक का ही कर रहे हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले फुल फ्लेज, फिर एमसीक्यू पे चलेंगे, जिससे आपका दिमाग एकदम खुल गया हो और हर तरीके का एमसीक्यू हम लोग डील कर पाए। तो आदित्य और अमित जॉइंट वेंचर में आते हैं, बाई और सेल करेंगे गणेश आइडियल्स। इन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी ओपन करा लिया है। उसमें आदित्य ने डिपॉजिट किए हैं 2 लाख रुपए, अमित ने डिपॉजिट किए हैं कितने, 1.5 लाख। यही कैपिटल हो जाती है। जो कैपिटल होती है सीधा बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। खाता खोलने के लिए कुछ पैसे डालने पड़ेंगे ना, तो जो कैपिटल का पैसा होता है वो सीधा खाते में डलवा देते हैं। तो ये क्या हो गई, इनकी इनिशियल कैपिटल हो गई। ठीक है, इनकी क्या हो गई, इनिशियल कैपिटल हो गई। तो यहां मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, पहले पहले देख लो, समझ लो, फिर नोट कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 12, एक बनेगा आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, फिर एक बनेगा को वेंचर्स अकाउंट। जो भी ये लोग कैपिटल लगाते हैं उसको हम लोग कोवेंचर में डालते हैं। कैपिटल का पैसा ऊपर नहीं जाएगा, कैपिटल का पैसा कहाँ जाएगा, कोवेंचर अकाउंट में। आदित्य हैं, और अमित है। तो जो इन्होंने कैपिटल लगाई थी उसको यहाँ लिखते हैं, फॉर्मेट के अनुसार अगर देखोगे तो भी यही लिखवाया था। यहाँ लिखते हैं जो भी कैपिटल लगाते हैं, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। तो 2 लाख यहाँ लिखे जाएंगे और 1.5 लाख रुपए यहाँ लिखे जाएंगे। इसके बाद आदित्य ने सप्लाई किया है 25,000 के गणेश आइडियल। कौन सप्लाई कर रहा है, आदित्य। हमने बताया था गुड सप्लाइड होंगे इधर आएंगे, परचेज होंगे इधर आएंगे, और जो सप्लाई करेगा उसका नाम लिखेंगे। तो आदित्य ने सप्लाई किया है, ब्रैकेट पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सप्लाइड। आदित्य ने सप्लाई किया कितने का, 25,000 रुपए का। और अमित ने सप्लाई किया है 15,000 रुपए का। इसका फॉलोइंग पेमेंट हुई है। कॉस्ट ऑफ गणेश आइडियल परचेज 2.5 लाख रुपए। अब परचेज तो हो रही लेकिन कौन परचेज कर रहा है नहीं बताया जा रहा है। तो जब कुछ ना बताया जाए तो इसका मतलब है कि पेमेंट कहां से हुई होगी, ज्वाइंट बैंक से। ठीक है, अगर ये ना बताया जाए कि पेमेंट कहां से हो रही है तो इसका मतलब पेमेंट कहां से होगी, ज्वाइंट बैंक से होगी। जैसे फिर कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस दिए 12,000 रुपए, कौन दे रहा है नहीं पता, तो इसका मतलब कहां करेंगे, ज्वाइंट बैंक से। ट्रांसपोर्टेशन 12,000 रुपए। फिर क्या है, एडवर्टीजमेंट 7,500 रुपए, संडे एक्सपेंसेस 2,500 रुपए, फिर नहीं बता रहा कौन कर रहा है, तो इसका मतलब कहां से होगी, ज्वाइंट बैंक से होगी। तो ऐसे भी कर सकते थे कि ज्वाइंट बैंक हेडिंग डाल देते और उसके अंदर ये सब लिख देते, सब ज्वाइंट बैंक से हो रहा है ना। तो परचेजेज हुई है 2,50,000 रुपए की। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जा रहे हैं कितने के, 12,000 रुपए के। और इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 7,500 का, और 2,500 का कुछ सनरी एक्सपेंसेस। सबको जोड़ के एक बार बाहर लिख दें, सबका सम बताओ कितना हुआ, 250, 260, 270, 272, 2,72,000। इसके बाद थोड़े से आइडियल बिके हैं 4 लाख रुपए के, कौन बेच रहा नहीं पता है, तो इसका मतलब पैसा कहाँ गया होगा, ज्वाइंट बैंक में। ठीक है, 4 लाख रुपए हो गया सेल्स। इसके बाद आदित्य टुक ओवर सम आइडियल 30,000, तो टेकन ओवर आ रहा है बाई आदित्य, ब्रैकेट में लिख लेंगे टेकन ओवर 30,000 रुपए का। और अमित भी कुछ टेकन ओवर कर रहे हैं, और अमित टेकन ओवर कर रहे हैं रिमेनिंग 10,000 रुपए का। प्लस माइनस कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। प्लस माइनस करिए, आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस।
तो ये हो जाता है प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमित और आदित्य। कितना है प्रॉफिट? 1/28 का। अब इन्होंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, इक्वली, तो इसका आधा आधा कर लो। 64 आदित्य का हो जाएगा, 64 अमित का हो जाएगा। तो इस तरीके से बन गया अपना क्या, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। को वेंचर अकाउंट में एक तो आ जाता है इनिशियल कैपिटल, जो बताया था आपको। यहाँ पे क्या आ गया आपका, इनिशियल कैपिटल आ गई। इसके बाद जहां जहां ज्वाइंट वेंचरों के नाम आएंगे उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लोगे। जैसे आदित्य यहाँ है 25,000 रुपए, यहाँ 25,000 रुपए आ जाएंगे। अमित में 15,000 आए थे, अमित में 15,000 आ जाएंगे। किस अकाउंट से ला रहे हैं हम लोग? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से। इधर आदित्य अमित यहाँ आए थे 30,000 रुपए, और यहाँ कितना आया था? 10,000 रुपए। किस अकाउंट से ला रहे हैं? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। एक प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, जो कि इनका 64,000 था, इनका 64,000 था। इसके बाद जो बचेगा उसको ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पे ऑफ कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था जब फॉर्मेट डेवलप करा रहे थे। प्लस माइनस करिए, आ जाएगा बेटा आपका फाइनल इनके बीच में क्या सेटलमेंट हुआ। फाइनल सेटलमेंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसका रहा 2,59,000, इसका रहा 2,29,000 या 19, 10,000। तो ये हो जाएगा 19,000। इसके बाद मैं बताया था आपको एक बनाना होता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जो बहुत ही आसान होता है। इसमें सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग डालनी होती है सारे अकाउंटों की। जहां जहां ज्वाइंट बैंक आएगा उस क्रॉस पोस्टिंग, जैसे 4 लाख रुपए इधर आए थे, ये 4 लाख रुपए इधर आ जाएंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,72,000 रुपए, ये क्रॉस पोस्टिंग यहाँ आ जाएगी ज्वाइंट बैंक वाली। इसके बाद यहाँ ज्वाइंट बैंक में 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ये आ रहा है आदित्य वाले अकाउंट से। कोवेंचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं इन लोगों के, तो कोवेंचर यहाँ नहीं लिखते, इन लोग का नाम लिखते हैं आदित्य अमित। और वैसे यहाँ पे 259 ये ले जा रहे हैं, और 2,19,000 आखिरी में ये ले जा रहे हैं आदित्य और अमित। दोनों साइड का सम करोगे, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। इधर का आ रहा है 750 और इधर भी आ रहा हो कितना, 750। और इस हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इंटरमीडिएट मतलब भी पूरा सवाल लगाना होता है, लेकिन यहाँ आपको सीखना तो सारा ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग एमसीक्यू में डील कर पाएंगे। तो इसलिए एक दो सवाल पूरे फुल फ्लेज करके दिखा दिए जाते हैं आप लोग को, जिससे, हाँ इसकी फोटो भेज देंगे। इससे क्या होगा कि जो आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आती, समझ में आता है ना कहाँ लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, तभी तो हम लोग उसमें डील कर पाएंगे, अदरवाइज वो ऊपर से चला जाएगा। अब आप करते हैं इसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बुक में दे रखे हैं प्लस जो पास एग्जामिनेशन में आए। तो आओ पहले बुक वाले कर लेते हैं, फिर पास एग्जामिनेशन पेपर वाले कर लेंगे। तो इसके क्वेश्चन चालू हुए हैं शायद 16 से, लेट मी चेक। सबसे पहला सवाल आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नेचर ही पूछ लिया है इसमें। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अभी पढ़ा ही था सबसे पहले। जिस भी अकाउंट से कोई प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है फाइनली, वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। 17 का आंसर बताओ क्या होना चाहिए भैया, 17 का सही आंसर। ₹20,000।
40,000 रुपए में लैंड खरीदी गई थी और बेची कितने में गई है। चाहे कोई कितना पैसा मिला है उससे मतलब थोड़ी ना है। पूरे वेंचर का प्रॉफिट तो 20,000 हुआ, कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया। कुछ खर्चे होते और माइनस कर देते, लेकिन खर्चे हैं ही नहीं, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 रुपए। 18 वाला क्या सही आंसर होना चाहिए इसका। नहीं, सी तो नहीं होगा, क्योंकि देखो सारे गुड्स नहीं बिक रहे हैं, तो 20% टेकन ओवर भी तो हो रहा है। तो देखो परचेज हुआ है 2 लाख रुपए का, सेल हुआ है कितने का 2.5 लाख रुपए का, लेकिन कुछ माल टेकन ओवर भी हुआ है और इधर टेकन ओवर भी आता है। 80% माल बिक गया है, तो बचा कितना होगा 20%। तो पहले आप इसका 20% निकालो कि 2 लाख का 20% माल बचा होगा, और ये माल इतने पे नहीं ले जाएंगे 40,000 में, इसमें 25% कम करके ले जाएंगे, मतलब 25% वैल्यू गिरा देंगे। तो 40,000 में जब 25% माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 30,000। अब प्लस माइनस कर लो, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 80,000 रुपए। समझ गए कैसे लगेगा 18 वाला। सोल्यूशन नोट करना चाहो नोट कर लो इसका, वरना बाद में समझ नहीं पाओगे कैसे हुआ था। हो गया बेटा। 19 देखो, 19 क्या कहता है, कह रहा है इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना 20,000, टेकन ओवर बाई वेंचर कितना 15,000। हमेशा ध्यान रखना जो भी आपने फॉर्मेट बनाए होंगे, यहाँ टेकन ओवर के बगल में लिखो एग्रीड वैल्यू, यहाँ लिखो फॉर्मेट के। इस एग्रीड वैल्यू का अर्थ समझ रहे हो कि जिस रेट में वो ले जाएगा वो पैसा लिखना है। भले माल वो 40,000 का, जैसे अभी सवाल में देखो तो बचा हुआ माल 40,000 का था, लेकिन ले कितने में जा रहा था 30 में, तो 30 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग को एक ग्रीड प्राइस लिखना होता है। तो बताओ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में कितना क्रेडिट किया जाएगा, 20,000 या 15? 15,000। ठीक है, तो समझ गए, तो अब गड़बड़ नहीं हो रहा, आंसर बता पा रहे हो। 20 वाला मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, रियल नहीं होता है, नॉमिनल है। तो ज्वाइंट वेंचर ही अकाउंट ना, एक तीसरा मेथड होता है जिसमें मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, तो होता तो ये ज्वाइंट वेंचर ही है ना। तो चाहे वो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बोले और चाहे सिंपल ज्वाइंट वेंचर बोले, समझ लो एक ही चीज। ठीक है, दोनों सही क्या निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। तो चाहे सिंपल ज्वाइंट वेंचर, चाहे इतना बड़ा सवाल लिखा होता तब भी आंसर यही रहता, और चाहे मेमोरेंडम वर्ड लगा दे तब भी वही रहे। ठीक है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर भी एकदम ज्वाइंट वेंचर की तरह बनाया जाता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला वाला बताओ 21 वाले का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। पच्चीस तो नहीं होगा, तो 40,000 के गुड्स जो है 50 में बेचे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था, बहुत ध्यान समझना।
इसका भी सोल्यूशन बाद में लिख लेना, पहले समझ लो कैसे लग रहा है। देखो जो आपने परचेज करे थे, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 42,500। इसमें कुछ गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो, कुछ गुड्स क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं, और कुछ गुड्स क्या हो रहे हैं, टेकन ओवर हो रहे हैं। जो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं उनकी कॉस्ट प्राइस तो 40,000 है, लेकिन सेलिंग प्राइस यानी बिक 50,000 में रहे। तो इससे आप पहले निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो 10,000 का मुनाफा हुआ 40,000 की कॉस्ट पे, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 2500 का। कह रहा है इसी प्रॉफिट मार्जिन पे टेकन ओवर भी होता है। तो टेकन ओवर की अगर कॉस्ट प्राइस देखो तो कितनी बची होगी, देखो इधर बेटा 2500 रुपए ना, और इसमें हमें प्रॉफिट लेना है 25% का। तो इसकी एग्रीड वैल्यू आ जाएगी 3125। कॉपी में लगा लगा करने पड़ेंगे, जैसे ये सब जो प्रैक्टिकल वाले सवाल रहते हैं ना, उनको कॉपी में जरूर लगाना पड़ेगा। थ्योरी वाले तो है चलो काम चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाले कॉपी में लगा के नहीं रखेगा तो आदमी भूल जाएगा, फिर हो जाएगा काम गड़बड़। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो बेटा लगे हाथ, बाकी फोटो भी डाल देंगे, नोट भी करते जाओ, एक दो बार लिखोगे तभी याद रहता है सारी बातें। बाईस वाले का क्या सही सोल्यूशन होना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। तो अकाउंट कौन सा है, को वेंचर अकाउंट हमेशा कैसा रहेगा, पर्सनल अकाउंट रहेगा। ठीक है, को वेंचर अकाउंट क्या रहते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। को वेंचर अकाउंट ही एक तीसरा मेथड होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। बात वही है, जैसे ज्वाइंट वेंचर में ही एक था ज्वाइंट वेंचर, एक था मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, दोनों की बात एक होती है। वैसे इसकी बात अलग होती है, कुछ लोग बोलते हैं को वेंचर अकाउंट और कुछ लोग क्या कहते हैं उसको, ज्वाइंट वेंचर। कुछ लोग नहीं होते, दो मेथड में अलग अलग नाम है इसके, काम वही। तो जब भी को वेंचर अकाउंट बोलेगा तो आप क्या टिक कर दोगे उसका, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो इसका बताओ 23 का क्या होना चाहिए सही सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस क्या होगा, जो फाइनल सेटलमेंट होते हैं ना उसी को रेमिटेंस भी कहा जाता है। फाइनल सेटलमेंट को ही क्या कहते हैं इसको, तो यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने उसमें, कि यहां लिखा था फाइनल सेटलमेंट, इसी फाइनल सेटलमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रेमिटेंस बोलते हैं। फाइनल सेटलमेंट को ही रेमिटेंस कहा जाता है। तो इस बार रेमिटेंस निकालना है। ठीक है, अब अगर सही तरीके से समझो तो रेमिटेंस निकालने के लिए पहले आदमी ये अकाउंट बनाए ना, फिर ये अकाउंट बनाए, तब जाके रेमिटेंस पता चलेगा। ठीक है, तो वही करना पड़ेगा हम लोग को, या फिर एक दूसरा तरीका भी सिखा देंगे आपको शॉर्टकट, लेकिन पहले फुल तरीके देखो। तो 23 का अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो पहले बनाना पड़ेगा एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट समरी फॉर्म में, हल्का सा। इसमें देखो तो एम ने सप्लाई किया है 6,000 का माल, तो एम में आ गया 6,000,
और 100 रुपए स्पेंड भी किए हैं, तो एम में 100 रुपए और आ जाएंगे स्पेंड वाले, एक्सपेंसेस वाले। फिर एन ने सेल कर दिया है 7500 रुपए में, तो बाई एन 7500 रुपए। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस भी खर्चा हुए कितने के, 200। एन नहीं खर्चा किए हैं, तो एन में सेलिंग एक्सपेंसेस होगा कितने, 200 रुपए के। इसके बाद अब प्रॉफिट निकाल लो कितना हुआ, तो इधर हुआ 7500 रुपया, इधर भी हुआ 7500 रुपए, तो प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर 1200 हो रहा है, तो 600 600 बांट लेंगे। ठीक है, 600 600 क्या कर लेंगे, बांट लेंगे लोग। फिर हमें निकालना है रेमिटेंस। रेमिटेंस वो पैसा आदमी भेजता है जिसके पास पैसा होगा। सेल किसने करी है, एन ने, तो पैसा किसके पास होगा, तो एन ही आखिरी में कुछ पैसा एम को देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। ठीक है, तो हम क्या करें, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पूरा ना बना के केवल एन का अकाउंट बना ले। किसका बना ले, सिर्फ एन का, तो पता चल जाएगा एन कितना पैसा देंगे। क्रॉस पोस्टिंग, एन का हुआ 7500 रुपए, इधर एन का हुआ 200 रुपए, और इधर प्रॉफिट हुआ कितना, 600 का। बचा हुआ रेमिटेंस आ जाएगा, तो 7500 में से 800 घटा दोगे तो रेमिटेंस कितना आ जाएगा, 6700 रुपए। 67 आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऐसे भी सोच सकते हो कि रफ में बना के हमने प्रॉफिट निकाल लिया, भाई ये खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, इधर लिख दिया। ठीक है, ये इनकम हो रही है, इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। जो बटोर करके 1200 का प्रॉफिट निकाल लोगे तो रफ में 600 हुआ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मान लो एन दूसरा बंदा है, तो उसने 7500 रुपए की सेल करी। एन ने कोई क्या पैसे लगाए थे व्यापार में, नहीं। ठीक है, लेकिन एन क्या मांगेगा, कहेगा देखो भाई हमारा 200 रुपए हमने देखो खर्च किए थे, तो 7500 रुपए में 200 रुपए जो हमने खर्चा किया था वो काट लेंगे, और प्लस हमारा 600 का प्रॉफिट हो रहा वो काट लेंगे, बाकी पैसा ले लो अपना। समझ लो, अल्टीमेटली देखो एन ने सेल कितने करी है, 7500 की। इस 7500 में डिडक्शन काट रहा है, कह रहा भाई 200 तो हमने खुद खर्चा किए थे वो माइनस करा ले रहा है, और कह रहा 600 का हमारा प्रॉफिट हुआ वो माइनस कर ले रहा, कह रहा ये पकड़ो 6700 रुपए, हिसाब किताब तुम्हारा अदा विदा हो गया। समझ लो, क्योंकि पैसा ज्यादातर एम ने लगाया था, सामान हम किसने परचेस किया था, एम ने। या फिर हिसाब किताब करने का दूसरा तरीका है कि एन अपना एंगल ना सोचे, एम से कहे कि तुमने बेटा कितने पैसे लगाए, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो एम क्या बोलेंगे कि देखो भैया 6000 का तो माल खरीद के लाए थे ना, 100 रुपया हमने खर्चा भी किया था, और 600 मेरा प्रॉफिट हुआ, जोड़ लो कितना हुआ, 6700। तो एम के हिसाब से देखो तो उनका 6700 बनता है, और एन के हिसाब से देखो तो उनको 6700 देना है। जब दो पार्टी होती तो ऐसे लेन देन होता है, एक पार्टी को देना होता है, एक पार्टी कुछ ना कुछ लेना होता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से निकाल लो, किसी भी तरीके से निकाल लो, या तो एम के एंगल से निकाल लोगे तो भी 6700 रुपए निकले आएंगे कि एम को 67 रुपए मांगता है, और एन के एंगल से निकालोगे तो भी निकल के आएगा कि 6700 रुपए देने, एम को लेने हैं एन को देने हैं, पैसा वही। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6700। ठीक है, तो चाहे आप एम का अकाउंट बना के निकाल लो, चाहे तो एन का अकाउंट बना के निकाल लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बेटा, तो इसकी भी फोटो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगी। कॉपी पे नोट करना चाहो आराम से आप नोट कर सकते हो। अभी अभी आप पास एग्जामिनेशन पेपर हम लोग लगाएंगे तो उसमें इस तरीके के भी सवाल मिलेंगे आपको। चलो अगला देखो भाई, फिर से वही सवाल रिपीट है। 20,000 की लैंड खरीदी गई, 60 में बेची गई, कौन कितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है इस बात से मतलब नहीं होता, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जाता ही है कहाँ पे, को वेंचर अकाउंट में, जबकि प्रॉफिट लॉस कहाँ से निकलता है, ज्वाइंट वेंचर से। तो 60 में से 20 घटा दोगे क्या, कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल हिसाब किताब है। 25 वाले का बताओ क्या होना चाहिए सही जवाब, 25 वाले का सही आंसर क्या होना चाहिए।
गलत। तो को ए ने खरीदा है 20,000 का सामान, अगर मैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाऊं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किससे निकलता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से निकलता है। तो ए ने खरीदा है 20,000 का सामान, तो ये 20,000 यहां आ जाएंगे। बी ने सोल्ड किया है कितने का माल, 25,000 का, तो ये परचेज हो गई, ए कर रहे हैं, ये बी सोल्ड कर रहे हैं। ए को कमीशन देना है 1% का परचेज पे, तो परचेज का 1% निकालोगे 200 रुपये आएगा। और बी को भी कमीशन देना है 5% किस पे, सेल पे, तो बी का कमीशन निकालो, इसका 5%, कितना हुआ 2500, नहीं 2500 नहीं हुआ, गलत बोल दिया हमने, 1250, प्लस माइनस कर लो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस कर लो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 125 गलत हो गया। तो इस तरीके से इस 25th वाले का सोल्यूशन आ जाएगा आपका। 26 का बताओ क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए 26 का। अगर 10,000 का माल एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस क्लेम कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे में कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, अगर क्लेम मिलता तो जो पैसा आएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देंगे। एक और चीज लिख लो यहाँ पे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ही जो फॉर्मेट बनाया था आपने, एक तीसरी चीज यहां पे आ जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम इफ एनी, अगर कोई मिल रहा है तो, क्लेम मिलेगा तो लिखेंगे, पैसा आ रहा है ना तो लिखना मांगता है, नहीं क्लेम मिल रहा तो कोई एंट्री नहीं पास होगी, तो क्लेम क्या है, नील, तो कोई एंट्री इसमें पास नहीं होगी। 27 वाले में बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो ज्वाइंट वेंचर और पार्टनर्स में डिफरेंस तो होता है, इसमें लिखा है नो डिफरेंस, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हाँ बेटा, बी कहाँ होगा, कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर सेम कहाँ होता है, हाँ बेटा, ये होगा, ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है। ठीक है, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस तो होता ही है ना, नेचर थोड़ी ना कह रहा है कि नेचर बताओ दोनों का, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है, तो डिफरेंस तो होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया है। 28 वाले का क्या सही सोल्यूशन होना चाहिए, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ मेंटेन होती तो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, अभी आपने देखा था तीनों ही बनते हैं। ठीक है, ज्वाइंट बैंक भी बनता है, ज्वाइंट वेंचर भी बनता है, और साथ ही साथ को वेंचर भी बनता है। अगला नेक्स्ट 29 में क्या होना चाहिए सही सोल्यूशन, when co-venture take any goods under memorandum joint venture method then he will debited all goods in his books, तो उसको डेबिट किया जाता है परचेज अकाउंट में। ठीक है, जब देखो कोई को वेंचर क्या करता है कि वेंचर से कोई माल लेके जाता है, ठीक है, जब कोई माल लेके जाएगा तो अपनी बुक्स में, को वेंचर की बुक्स में नहीं, मैं ज्वाइंट वेंचर की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बुक्स में किस अकाउंट को डेबिट करेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद कर लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। 30 वाले में क्या होना चाहिए सही सोल्यूशन, कह रहा है जब ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है तो क्या एंट्री पास करते हो, यहां से सोचो, जब ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुला था तो ये आपने यहां पोस्टिंग डाली थी, इसकी एंट्री बनाया तो क्या बनेगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट, यानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करोगे और को वेंचर अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, नहीं ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और को वेंचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखो कहां लिखा है, वेंचर्स अकाउंट बोलो वेंचर कैपिटल बोलो एक ही बात है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बी में ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सवाल पड़े हुए हैं वो उसके हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, इस मॉड्यूल में 3 चैप्टर है ना, इसमें देखो तो 3 चैप्टर है इस मॉड्यूल के अंदर। स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंदर 3 मॉड्यूल, 3 पेपर है। ठीक है, 3 चैप्टर है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। और इनका वेट तीनों का मिला के 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स का मतलब समझ लो कि लगभग लगभग 7 से 8 सवाल, या तो 7 आएंगे तो 14 नंबर के हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे तो 16 नंबर के हो जाएंगे। अब 8 सवाल अगर समझो तो दो दो तीन तीन सवाल पकड़ लो, किसी से 2 से 3 सवाल देगा, किसी 1 से 2 सवाल देगा। 2 सवाल तो है ही, बाकी जो 1-2 सवाल एक्स्ट्रा है एक एक बढ़ा लेता है। तो देखा गया यूजुअली 3 सवाल देता है कंसाइनमेंट से, 3 सवाल देता है जॉइंट वेंचर से, 2 सवाल देता है किससे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। पेपर में इस तरीके से देता है। तो कंसाइनमेंट पढ़ लिया आपने तो 3 सवाल उसके लगा पाएंगे हम लोग, जॉइंट वेंचर पढ़ लिया तो 3 सवाल उसके लगा पाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो 2 सवाल उसके लगा लेंगे। और इसके सवाल देख ही लेते हैं कैसे कैसे सवाल दिए हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल वाले सवाल हैं उनको क्लास में करा देते हैं, थ्योरी वाले तो आप हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्रैकर है आपकी पास एग्जामिनेशन पेपर इसमें रहते हैं, आप लोग के पास है ही है ऑलरेडी। जिनके पास नहीं है लिंक हमने डाल दिया, उससे वो परचेज कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। तो इसमें रिवीजन करने के लिए क्विक रिवीजन भी दे रखा होता है, हल्का हल्का चीजें जितनी भी दे रखी होती हैं। इसके बाद पास एग्जामिनेशन पेपर है, थ्योरी वाले क्वेश्चन निपटा लोगे, इसमें कोई हमें जरूरत नहीं है अभी बताने की, तो उनको अपना कर लेना, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां बताना। अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जहां आएगा आपको मजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी इंटर होते हैं ज्वाइंट वेंचर में, प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में रेशियो में शेयर करेंगे। ए ने सप्लाई किया है 200 रेफ्रिजरेटर 2 लाख रुपए के। ठीक है, तो 2 लाख इधर आ गया खर्चे में। बी ने खर्चे किए हैं 10,000 रुपए के, और 190 फ्रिज बिक गए हैं 240 में, और 10 फ्रिज ये टेक ओवर कर ले रहे हैं। प्राइस नहीं बताया है तो कॉस्ट प्राइस पे टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो 200 फ्रिज खरीदे थे 2 लाख रुपए के, तो एक फ्रिज कितने का पड़ा, निकालो हिसाब किताब। 1,000 का पड़ रहा होगा, तो 10 फ्रिज ले जा रहा तो 10,000 के हो गए। समझ लो, कुछ ना बताया तो कॉस्ट प्राइस पे ही टेकन ओवर होता है, प्लस माइनस कर लो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और 10,000 में नहीं, खर्चा भी जोड़ोगे उसमें, ये प्रॉब्लम है। समझ लो, 10,000 का वो एलिमेंट भी तो आएगा जो ये लगी फ्रेट चार्जेस। तो माल 2 लाख का नहीं खरीदा है, 2 लाख में 10,000 फ्रेट बिल है, तो 2,10,000 को डिवाइड करो जरा 200 से, 10 50, और 10 गुड्स ले जा रहा है वो, तो 10 50 × 10 मतलब 10 500। अब प्लस माइनस कर लो प्रॉफिट आ जाए, प्लस माइनस कर लोगे प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया यहाँ पे, मैं ऐसा करता हूँ इधर लगा ही देता हूँ। पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया था, ये बन रहा है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया था, तो परचेज हो गई आपकी 2 लाख रुपीज की, एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के। सेल्स हुई थी हमारी 2,40,000 रुपए की, और कुछ माल टेकन ओवर हुआ, 10 क्वांटिटी हुई है और वैल्यू निकली है 10 50 के हिसाब से 10,500। डिफरेंस आ जाएगा अपना क्या, प्रॉफिट। प्लस माइनस कर लोगे प्रॉफिट निकल जाएगा।
और ये हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि कॉस्ट क्या पड़ रही है हमारी पर यूनिट की। तो 2 लाख रुपए का परचेज किया था, 10,000 खर्चे हुए थे, और कितने लाए थे, 200 यूनिट आपने खरीदे थे। तो एक की कॉस्ट पड़ी 10 50, 10 ले जा रहा तो 10 × 10 50 कर लिया। प्लस माइनस करो, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बताओ कितना आया। 40,500 आ रहा होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए बी इंटर होते हैं ज्वाइंट वेंचर में और एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं 10 लाख रुपए से। ठीक है। बताओ ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा। तो रेशियो 3:2 का है। ठीक है, तो 10 लाख का 3:2 में बांट दो, तो ए का कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए। 6 लाख। तो 10 लाख रुपए लगाना था 3:2 में, तो 3/5 यानी कि 6 लाख कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत ही सिंपल है सवाल। अब 3 से लेके 6 तक के सवाल इसी से लगाए जाएंगे। 3 से लेके 6 तक के सवाल क्या है, इसी से लगाए जाएंगे। सुमित और इनका इंजीनियर चंदू एक ज्वाइंट वेंचर में आते हैं, लैंड वगैरह सेल और परचेज करेंगे। ठीक है। एक अकाउंट खोला है जिसमें 20 लाख रुपए सुमित ने लगाए हैं और 5 लाख रुपए किसने लगाए हैं, चंदू ने। एक लैंड परचेज की जा रही 17,40,000 की। ठीक है। तो यहां क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक के आंसर निकालने के लिए एक बन जाएगा आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो लैंड परचेज कर रहा है 17,40,000 की, और कौन परचेज कर रहा कुछ बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब ज्वाइंट बैंक से पेमेंट जाएगा 17,40,000 का। ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 180 के पेमेंट हुए, तो कुछ बता नहीं रहा, तो ज्वाइंट बैंक से पेमेंट जाएगा 1,80,000 का। फिर 480 और खर्चा हुए हैं, कुछ बता नहीं रहा कौन खर्चा कर रहा है, तो ज्वाइंट बैंक से ही पेमेंट जाएगा कितने का, 480 का। फिर क्या है, लैंड जो है इसमें 40 प्लॉट बने हैं सब मिला के। 30 प्लॉट तो बिक रहे हैं 90,000 में, और 6 प्लॉट बिक रहे हैं 72,000 में। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ जरा कितनी हुई। 30 × 90,000 प्लस 6 × 72,000 का सम। 30 × 90,000 और 6 × 72,000, सब मिला के 31,32,000 हो रहा है। ठीक है। तो 30 प्लॉट बिक रहे हैं 90,000 में, और 6 प्लॉट बिक रहे हैं कितने में, 72,000 में। टोटल 31,32,000 की सेल हो रही। ब्रोकरेज देना पड़ रहा है 1,32,000 का। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से ब्रोकरेज चला हुआ 1,32,000 रुपया का। फिर रिमेनिंग प्लॉट सुमित और चंदू ले जा रहे हैं, वो भी किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, वो भी 3:1 के प्रपोर्शन में, 3:1 के रेशियो में ले जाएंगे बचे हुए प्लॉट। तो बचे हुए प्लॉट कितने रहेंगे, 4 ना। तो 3 प्लॉट ले जाएंगे, इसका मतलब क्या है, सुमित, और एक प्लॉट कौन ले जाएगा, चंदू। तो जो टेकन ओवर आएगा इसमें 2 लोग आ जाएंगे, सुमित भी आ जाएंगे और चंदू भी आ जाएंगे। ठीक है। सुमित भी आ जाएंगे और साथ ही साथ चंदू भी आ जाएंगे। अब सवाल देखो, पहला क्या पूछा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा। अब यहां बोला था कि इनके कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, तो इन्होंने 20 लाख की कैपिटल लगाई थी, इन्होंने कितने की लगाई थी, 5 लाख की। तो 4:1 हो गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है। फिर बताना है कि सुमित और चंदू जो प्लॉट ले जाएंगे उसकी वैल्यू कितनी हुई। ठीक है। इनकी वैल्यू निकालनी, मतलब ये पैसा निकालना है। सुमित ले जाएंगे 3 प्लॉट, चंदू ले जाएंगे 1 प्लॉट। और इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले
कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पर यूनिट बोलो या पर प्लॉट बोलो, एक ही बात है। तो टोटल खर्चा अगर देखो तो 17,40,000 ये हुआ था, 1,80,000 ये हुआ था, 4,80,000 ये हुआ था। 1,32,000 नहीं जोड़ोगे क्योंकि 1,32,000 ब्रोकरेज है, सामान बेचने का खर्चा है ना कि खरीदने वाले का। डिवाइड बाई 40 प्लॉट, तो बताओ एक प्लॉट की कॉस्ट क्या आई। एक प्लॉट की कॉस्ट क्या आ गई बेटा? हाँ बेटा, नहीं सब कुछ डिवाइड 40 से डिवाइड करो। 2,08,000 कहाँ रही हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? 10,000, 10,050, ठीक है। तो ये एक प्लॉट ले जा रहे हैं तो इसमें 10,050 आ जाएगा, और ये 3 प्लॉट ले जा रहे हैं तो 30,150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। कहीं तुमने गड़बड़ कर दिया है, ये आ नहीं रही है। इसकी वैल्यू तुमने सही नहीं बताई है। ये 10,550, 17,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,80,000, टोटल 24 लाख डिवाइड बाई 40, 60,000 आ रहा है ये। कैलकुलेशन तुम लोगों ने गलत कर दी। तो एक प्लॉट ले जा रहे हैं ये तो 60,000 का हुआ, ये 3 प्लॉट ले जा रहे हैं तो 180 के। तो इस वाले का आंसर आ गया 180 और 60। सी इज राइट आंसर। तीसरा, ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, तो वो भी निकल जाएगा। इसको प्लस माइनस कर लो तो यहां प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ ज्वाइंट वेंचर पे। प्लस माइनस कर लो तो प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए यहां पे। 8,40,000 बता रहे हैं, एक बार चेक कर लें। हाँ 8,40 आ भी रहा है। कैलकुलेशन गलत कर देते हो तुम लोग, इसलिए हमने कहा चेक भी करने लगे। हाँ ठीक है, प्लस माइनस करोगे तो 8,40,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फिर एक लास्ट सवाल कि सुमित और चंदू को एट द एंड कितना पैसा मिलेगा। तो कितना पैसा मिलने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर नहीं, को वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को? को वेंचर्स अकाउंट। ये अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा कि चंदू और सुमित को आखिरी में कितना पैसा मिलेगा। तो एक हो गए भैया सुमित और एक हो गए चंदू। सुमित, चंदू। सबसे पहले यहां लिखते हैं बाई ज्वाइंट बैंक, और इसमें इनिशियल कैपिटल लिखी जाती है। 20 लाख रुपए सुमित ने मिलाए थे और 5 लाख रुपए चंदू ने। इसके बाद यह जो हुआ है उसका देखा जाएगा कि भैया कौन क्या चीजें कर रहा था। अब ये सब खर्चे वगैरह तो कौन, मतलब खर्चे वर्चे तो ज्वाइंट बैंक से हुए थे, ठीक है। और ठीक है कोई बात नहीं, तो इसमें कोई वो नहीं आ रहा है, टेकन ओवर वाली चीजें आ जाएंगी सुमित चंदू वाली। 1,80,000 ये आ जाएगा। जो भी क्रॉस पोस्टिंग वाली चीजें होती हैं सुमित चंदू का जो है वो आएगा यहाँ पे। सुमित चंदू, सुमित चंदू। जो प्रॉफिट हुआ था 8,40 का, इसको भी तो सुमित चंदू बांटेंगे। मतलब टोटल प्रॉफिट आज 40 का हुआ, नो डाउट, लेकिन इसको क्या करेंगे, सुमित और चंदू बांटेंगे ना 4:1 के रेशियो में। 4:1 का रेशियो निकला था ना, बांटो इसको 8,40 को 4:1 के रेशियो में।
1,68,000 चंदू का आ रहा होगा, 672 सुमित का आ रहा होगा, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 6,72,000 और 1,68,000। प्लस माइनस कर लो तो पता चल जाएगा कि इनको फाइनल सेटलमेंट के दौरान कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यही आ जाता है कि इनको फाइनल सेटलमेंट के दौरान कितना पैसा मिलेगा। तो ये हो जाएंगे फाइनल सेटलमेंट। हाँ बेटा, प्लस माइनस करके बताओ जरा कितना आया। कितना आ रहा है? 26,72,000 माइनस 1,80,000, 20 लाख वो है नीचे, 6,72 जोड़ लिया तो 24,92,000 तो इनका आ रहा है, और 5 लाख और 6,68,000 माइनस 60,000 तो 6,08,000 इनका आ रहा है। तो 24,92 और 6,8 ये आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इसी तरीके का सवाल ये है, इसी तरीके इसको बनाओगे, आराम से लगाओगे तो लग जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये अब आगे के जो सवाल हैं इनको एक बार आपको ट्राई करना है, जो भी नहीं लगेगा बताना, कल करा देंगे क्लास में। कुछ 15 सवाल हैं। ठीक है, तो जो भी नहीं लग पाएंगे उनको बता देना, करवा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां तक करो, बाकी कल मिलते हैं।